एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल एज बाय जितेंद्र कुमार। और यहाँ हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आज हमारा लास्ट लेक्चर है। वो मैं बोल रही थी इससे पहले वाला लेक्चर लास्ट था लेकिन वो उसमें फिनिश नहीं हो पाया, तो आज हमारा लास्ट है। आज हम कोएंजाइम्स के बायोलॉजिकल फंक्शन को देखेंगे और आज ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ सम कोएंजाइम। अब सबका देख पाना तो पॉसिबल नहीं है, तो हम कुछ इम्पोर्टेंट कोएंजाइम्स के बायोलॉजिकल फंक्शन देख लेंगे। ठीक है, कुछ कोएंजाइम्स के बायोलॉजिकल फंक्शंस को देखेंगे। तो उसमें नंबर 1 कोएंजाइम डालिए अपना। नंबर 1 आपका कोएंजाइम है, डालिए अपना कोएंजाइम ए। ठीक है, इसका क्या काम है? अब जितने भी एंजाइम होंगे सब अलग अलग रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो कोएंजाइम एक कोएंजाइम है, कोएंजाइम ए, इसका नाम ही है कोएंजाइम ए। ये क्या करता है? तो कोएंजाइम ए जो है ये क्या करता है? कैटेलाइज द कोएंजाइम ए कैटेलाइज द एसिलेशन रिएक्शन। जितनी भी एसिलेशन रिएक्शंस होंगी उनको कैटेलाइज कौन करेगा? कोएंजाइम ए। ठीक है, इट टेक्स पार्ट इन it takes part in all the biosynthesis process of carbohydrates, fatty acids, terpenoids and steroids in plants and एनिमल्स। तो जो कोएंजाइम ए है, नंबर 1 हमने देखा कोएंजाइम ए। इसका क्या काम है? कोएंजाइम ए जो है वो कैटेलाइज करता है जितनी भी एसिलेशन रिएक्शन होती है उनको। और ये क्या करता है? ये इट टेक पार्ट्स इन ऑल द बायोसिंथेसिस प्रोसेस। जितने भी बायोसिंथेसिस प्रोसेस होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का, फैटी एसिड्स का, टर्पेनोइड्स का एंड स्टेरॉइड्स का, इन प्लांट्स एंड एनिमल्स का, ये सब कोएंजाइम की प्रेजेंस में होता है। जितने भी आपका बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, फैटी एसिड्स बनते हैं, टर्पेनोइड्स या स्टेरॉइड्स जो भी बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं? कोएंजाइम ए की वजह से। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा कोएंजाइम है थायामीन पायरोफॉस्फेट। थायामीन पायरोफॉस्फेट। ठीक है, ये था थायामीन पायरोफॉस्फेट। इसका ही दूसरा नाम होता है कोकार्बोक्सिलेज। ठीक है, अब इसका क्या काम होता है? कार्बोक्सिलेज या थायामीन पायरोफॉस्फेट का। ठीक है, तो ये जो आपका है कोकार्बोक्सिलेज क्या करता है? इन्वॉल्व्स केमिस्ट्री ऑफ कार्बन आयन एज एन इंटरमीडिएट। मतलब ये क्या करता है?
को कार्बोक्सिलेज क्या करता है, इन्वॉल्व होता है केमिस्ट्री ऑफ कार्बन आयन में एज एन इंटरमीडिएट, यानी कि क्या करता है, हमेशा क्या कर बनाता है, कार्बन आयन बनाता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। जब भी ये क्या करता है, क्या बनाता है, कार्बन आयन बनाता है एज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। और यहाँ लिख सकते हो आप, दिस इज रिस्पॉन्सिबल for the breaking of bond of CC। ये क्या करता है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करता है। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड ऑफ कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करता है, लेकिन कौन से का, एडजेसेंट टू, जो किसके पास हो, एडजेसेंट टू कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, एक तो ये क्या बनाता है, कार्बन आयन बनाता है हमेशा इंटरमीडिएट। जहाँ पे कार्बन आयन बन रहा हो वहाँ पे है आपका थायमीन या कार्बोक्सिलेज अगर प्रेजेंस है, कहीं पे आपको एरो पे लिखा है को कार्बोक्सिलेज, तो उसमें कार्बन आयन बनेगा एज इंटरमीडिएट। और वहाँ पे क्या होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड अगर है आपके पास तो वो भी कार्बोनिल ग्रुप के पास में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसे ये ब्रेक करता है। जैसे यहाँ पे मैं अभी आपको ब्रेक करके दिखाऊंगी पायरुविक एसिड को ये ब्रेक करता है। कैसे करता है, देखो, ये है आपका पायरुविक एसिड, थोड़ा आगे लिखती हूँ, ठीक है, ये है आपका पायरुविक एसिड। है आपका पायरुविक एसिड। अब ये क्या करता है, यहाँ पे देखो एरो पे आपका है को कार्बोक्सिलेज या थायमीन पायरोफॉस्फेट, एक ही बात है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, कार्बोनिल ग्रुप ये है आपका, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप के बराबर वाला जो ग्रुप है कार्बन कार्बन का, वहाँ का बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। और क्या बन जाएगा आपके पास, CO2 बाहर निकल जाएगी, -CO2 बाहर निकल जाएगी, ये बन जाएगा आपका CH3CHO, ठीक है, ये बन गया आपका CH3CHO, ठीक है, इतना हो गया। अब आता है आपका थर्ड, है आपका, पहले ये वाला नोट डाउन करिए एक बार। नेक्स्ट है आपके पास पायरीडॉक्सल फॉस्फेट, ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है को डीकार्बोक्सिलेज और को ट्रांसमीज, ठीक है। तो ये क्या करता है, अब इसका क्या काम होता है, तो देखो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल्स रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी अंदर, उन्हें हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर बायोकेमिकल्स रिएक्शन होती हैं उन्हें हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। तो ये क्या कराता है, जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उन्हें ये कराता है ये वाला एंजाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो पायरीडॉक्सल फॉस्फेट है ये क्या करता है, दिस एंजाइम significant in metabolic reactions of अल्फा अमीनो एसिड। जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर अल्फा अमीनो एसिड्स की मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उसमें ये अपना रोल प्ले करता है, सिग्निफिकेंट है। दिस एंजाइम इज सिग्निफिकेंट, इज रह गया है, दिस एंजाइम इज सिग्निफिकेंट इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड लाइक, क्या करता है ये, ट्रांसमिनेज होता है, एक तो ट्रांसमिनेशन वर्ड आ रहे हैं ना इसमें, तो ये क्या करते हैं, ट्रांसमिनेशन रिएक्शन करते हैं,
इससे ट्रांसमिनेशन क्योंकि रिएक्शन शो करते हैं। दूसरा डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन। और एक होता है आपका रेसिमाइजेशन, ETC, ठीक है। तो क्या करते हैं, दिस एंजाइम इज सिग्निफिकेंट इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड लाइक ट्रांसमिनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, रेसिमाइजेशन, ETC। और also in nitrogen metabolism, मेटाबॉलिज्म। अब ये क्या होता है मेटाबॉलिज्म? बॉडी के अंदर बहुत सारी रिएक्शन होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन जिससे हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। इस मेटाबॉलिक रिएक्शन को होने को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो ऑल्सो इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। चलिए ये था आपका 3 एंजाइम तो हो गए, आगे भी देखेंगे। तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, जो कोएंजाइम ए है ये क्या करता है आपका, कैटलाइज करता है एसिलेशन रिएक्शन को। और दूसरा ये क्या करता है, जितने भी आपके बायोसिंथेसिस प्रोसेस होते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स का हो, फैटी एसिड्स का हो, टर्पेनोइड्स का, स्टेनोइड्स का हो, बॉडी के अंदर हमारी प्लांट्स के और एनिमल्स के, उसको कैटलाइज कौन करता है, कोएंजाइम ए। और फिर होता है थायामीन पायरोफॉस्फेट, जिसका दूसरा नाम भी है कोकार्बोक्सिलेज। कोकार्बोक्सिलेज क्या करता है, ये इन्वॉल्व होता है कार्बन आयन बनाने में, एज एन इंटरमीडिएट। और ये ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल है कार्बन बॉन्ड ब्रेक करने में, ठीक है। तो ये क्या करता है, इस तरह से कार्बन बॉन्ड ब्रेक कर देता है। दूसरा नंबर 3 है हमारा पायरिडॉक्सल फॉस्फेट, या जिसका दूसरे भी नाम है को डीकार्बोक्सिलेज और को ट्रांसमिनेज। और ये क्या करता है, ये एंजाइम क्या करता है, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, जिन्हें हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी बोलते हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स की, उन्हें क्या करता है, उनमें सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है या उन्हें कैटलाइज करता है। जैसे ट्रांसमिनेशन रिएक्शन हो गई, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो गई और रेसिमाइजेशन रिएक्शन हो जाती हैं। और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में भी अपना रोल प्ले करता है। एक बार नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट है आपका नंबर 4 है आपका NAD प्लस। इसका नाम क्या होता है पूरा, NAD प्लस का होता है निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इसका क्या होता है, इसको हम कोएंजाइम 1 भी बोलते हैं। अभी क्यों बोलते हैं, अभी क्योंकि हम इसका एक और आगे एंजाइम देखने वाले हैं, इसे कोएंजाइम 1 बोलते हैं, ठीक है। कोएंजाइम 1, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो this enzyme is responsible for ट्रांसफ़र ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या करता है, हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र कराता है,
ठीक है, NAD प्लस। दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र कराता है। और क्यों कराता है? क्योंकि इसमें निकोटिनामाइड है। तो निकोटिनामाइड की प्रेजेंस की वजह से क्या कराता है? हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र कराता है। ठीक है, हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र इसीलिए वो कराता है। नंबर 5 है आपका NADP प्लस। ठीक है, यानी कि निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, अब वहाँ हमने 1 क्यों लिखाया था? नाम वही है, NAD और NADP एक ही बात, मतलब एक बात नहीं है, अलग अलग है लेकिन सिमिलर है। निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, इसको कोएंजाइम 1 बोलते हैं और इसको कोएंजाइम 2 बोलते हैं, कोएंजाइम 2 बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? दिस एंजाइम is responsible for dehydrogenation. ये क्या करता है? ऊपर वाला तो करता है, NAD प्लस तो करता है हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र। क्यों करता है? क्योंकि इसमें निकोटिनामाइड ग्रुप प्रेजेंट है। और दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिहाइड्रोजनेशन। ये क्या करता है? NADP प्लस ये डिहाइड्रोजनेशन करता है। ठीक है, और नंबर 6 है आपका, एक और है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। और इसका दूसरा नाम भी होता है राइबोफ्लेविन फॉस्फेट। अब ये क्या करता है? आपको पता है आपके पास एपो एंजाइम्स होते हैं। एपो एंजाइम्स वो होते हैं जिनकी एक्टिविटी नहीं होती है, जो एक्टिविटी लूज़ करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके पास क्या है, कोई कोफैक्टर नहीं है, तो एपो एंजाइम्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये वाले जो को एंजाइम्स हैं, ये ऐसे एपो एंजाइम्स के साथ जुड़कर क्या बना देते हैं? होलो एंजाइम्स बना देते हैं। होलो एंजाइम्स बनते क्या हो जाएगा? उसकी एक्टिविटी बढ़ गई। अब वो क्या है? एक्टिव हो गया। अब वो क्या कर सकता है? अपना प्रोडक्ट बना सकता है, बायोलॉजिकल रिएक्शन जो है आपकी उसे कैटलाइज कर सकता है इजीली। तो जितने भी आपके अनएक्टिव बोल सकते हो एपो एंजाइम्स हैं, उनसे जुड़कर ये क्या बनाता है? होलो एंजाइम्स बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, कि इट combines with various, दिख रहा होगा यहाँ से, it combines with various specific प्रोटीन्स पार्टी तो होते हैं। ठीक है, एपो एंजाइम्स बोल सकते हो, एपो एंजाइम्स। इट combines with various specific protein एपो एंजाइम्स to form होलो एंजाइम्स, बस यही तो चाहिए था। क्योंकि एपो एंजाइम्स की कोई एक्टिविटी नहीं है, तो ये क्या करेगा? उससे कंबाइन हो जाएगा। और जैसे कोफैक्टर एपो एंजाइम से जुड़ता है, आपको पता है हेलो एंजाइम्स बनता है। और हेलो एंजाइम्स की एक्टिविटी क्या होती है? हाई होती है। ठीक है, तो क्या हो गया? इट कंबाइंस। ये जो है आपका, ये वाला जो आपका एंजाइम है, इट कंबाइंस, यहाँ पे आप लिख सकते हो, चलो यही रहने दो। इट कंबाइंस विद वेरियस स्पेसिफिक प्रोटीन एपो एंजाइम्स टू फॉर्म हेलो एंजाइम्स। ठीक है, टू फॉर्म हेलो एंजाइम्स।
चलिए अब देखते हैं 7th अपना FAD, ठीक है। FAD यानी कि इसका नाम होगा आपका फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, और इसका एक और नेम भी होता है, वो होता है आपका एलोक्सन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये होता है इसका एक और नेम। चलिए अब ये क्या करता है, ये क्या करता है, इसका काम होता है आपका, ये करता है आप कोएंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्बोहाइड्रेट्स एंड this coenzyme is responsible for carbohydrates and amino acid metabolism, ठीक है। यानी कि क्या करता है, जो हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और अमीनो एसिड्स की मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, उन्हें क्या करता है, कैटलाइज करता है। तो दिस कोएंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्बोहाइड्रेट्स एंड अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए पहले एक बार इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं सारा समझाती हूँ। चलिए यहाँ तो आएगा ही नहीं, तो उसे रफ कर देते हैं। विटामिन B12, इसका नाम होता है साइनो कोबाल अमीन, ठीक है, साइनो कोबाल अमीन, ठीक है। तो अब ये क्या है, विटामिन B12 है, ये आपने सुना भी होगा। इट इज़ फाउंड इन ऑल एनिमल्स टिश्यूज़, जितने भी आपके एनिमल्स टिश्यूज़ होते हैं उन सभी में ये मिलता है, ठीक है। और अगर ये ना हो तो इट्स डेफिशिएंसी, अगर इसकी कमी हो जाए, इट्स डेफिशिएंसी कॉजेज एनीमिया, ठीक है। पहली बात तो ये कि इट इज़ फाउंड इन ऑल एनिमल टिश्यूज़, ये सभी एनिमल टिश्यूज़ में पाया जाता है। दूसरा, इट्स डेफिशिएंसी कॉजेज एनीमिया, इसकी बॉडी में कमी होते ही क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, ठीक है। अब आप ये लिख सकते हो, विटामिन B12 ये बॉडी में होता है, लेकिन अगर ये कोएंजाइम की तरह काम करे तो क्या होगा, तो विटामिन, यहाँ पे आप लिख सकते हो विटामिन B12 as a coenzyme has many significance. विटामिन B12 as a coenzyme has many significance, ठीक है। विटामिन B12 कोएंजाइम की तरह अगर बिहेव करता है तो इसके हैज़ मैनी सिग्निफिकेंस,
सिग्निफिकेंस आएगा सिग्निफिकेंस। कौन कौन से हैं सिग्निफिकेंस इसके? नंबर 1 लिखिए, इन प्रोटीन सिंथेसिस, इन प्रोटीन सिंथेसिस, इन प्रोटीन सिंथेसिस, इन प्रोटीन सिंथेसिस, और क्या बनाता है ये? एक तो प्रोटीन सिंथेसिस में और इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ डीऑक्सी राइबोसाइट्स, इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ डीऑक्सी राइबोसाइट्स। और दूसरा हो सकता है एक और हो सकता है इन द सिंथेसिस ऑफ लेवल methyl group from 1 कार्बन यूनिट। ठीक है, फ्रॉम 1 कार्बन यूनिट। ठीक है, इन द सिंथेसिस ऑफ लेबल मैथिल ग्रुप फ्रॉम 1 कार्बन यूनिट। तो विटामिन B12 का भी हो गया, इसका दूसरा नाम हो गया साइनो और इट इज़ फाउंड इन ऑल एनिमल्स टिश्यूज़। ये सभी एनिमल टिश्यूज़ में मिलता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में तो उससे एनीमिया हो सकता है। विटामिन B12 एज अ कोएंजाइम हैज़ मैनी सिग्निफिकेंस, उसके बहुत सारे सिग्निफिकेंस है, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस में हो गया, इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ डीऑक्सी राइबोसाइट्स, इन द सिंथेसिस ऑफ लेबल मिथाइल ग्रुप फ्रॉम 1 कार्बन यूनिट। और इसका एक और तरह से यूज़ हो सकता है, कैटलिस्ट की तरह ये भी काम कर सकता है। किस तरह करेगा, कौन सी रिएक्शन में करेगा कैटलिस्ट की तरह? तो कैटलिस्ट की तरह करेगा जब हम एल ग्लूटामिक एसिड को कन्वर्ट करेंगे बीटा एस्पार्टिक एसिड में। ठीक है, एल ग्लूटामिक एसिड को करेंगे बीटा मिथाइल एस्पार्टिक एसिड में। ठीक है, एज अ कैटलिस्ट इन L glutamic acid to L beta methyl aspartic acid जब लिख सकते हैं एज अ कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है जब हम एल ग्लूटामिक एसिड को कन्वर्ट करते हैं एल बीटा मिथाइल एस्पार्टिक एसिड में। एल ग्लूटामिक को कन्वर्ट करते हैं एल बीटा मिथाइल एस्पार्टिक एसिड में, तब वहाँ ये कैटलिस्ट की भी तरह काम करता है। तो ये था आपका विटामिन B12, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, ये नोट डाउन कर लिया होगा, रब कर देती हूँ। बस एक लास्ट आपका और बचा है, उसका भी फंक्शन देख लेते हैं। कोएंजाइम, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट कोएंजाइम थे सभी का हमने फंक्शन नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, अगर आपके पास आ जाता है लिखने के लिए कि बायोलॉजिकल फंक्शंस लिखिए कोएंजाइम्स का, तो आप दे सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी पर्टिकुलर एक का ही पूछे शॉर्ट में तो आप उसका भी दे सकते हैं। लिपोइक एसिड। ठीक है, लिपोइक एसिड, तो आप लिख सकते हो कि जो आपका लिपोइक एसिड है इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और यहाँ पर आप लिख सकते हो एज अ कैटलिस्ट, वो एज अ कोएंजाइम
as a coenzyme, it has many significance. ठीक है, कौन कौन सा हो सकता है? नंबर 1 देखिए, ठीक है, it is used for electron transfer. Second, in the synthesis of carbohydrates and fatty acids, और ये दूसरा क्या करता है? It reduces ATP. तो लिपोइक एसिड जो था आपका, ये हमारी प्लांट्स और एनिमल्स में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। दूसरा, इसके जो अगर हम एज अ कोएंजाइम इसका सिग्निफिकेंस देखें तो इसका काफ़ी सारे सिग्निफिकेंस है। जैसे इट इज़ यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है। एंड इट इन द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैटी एसिड्स का और कार्बोहाइड्रेट्स का सिंथेसिस करने के लिए भी यूज़ होता है। और इट रिड्यूसेस ATP, और ये ATP को रिड्यूस भी करता है, ठीक है। तो ये था आपका बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ सम एंजाइम्स। और आज मेरी तरफ से ये यूनिट यहीं ख़त्म होती है। अगर कुछ बाय मिस्टेक रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की यूनिट भी फिनिश हो गई है हमारी, कल से न्यू यूनिट स्टार्ट होगी, यूनिट नंबर 3। तो आज की क्लास में इतना ही। कीप लर्निंग। थैंक यू।